नेता शब्द गाली बन गया है और ये पर्यायवाची बन गया है दलाली का, पर्यायवाची बन गया है घूसखोरी का। कोई लकड़ी का ठेकेदार है तो कोई बजरी का ठेकेदार है, कोई किसी का। पहला विधानसभा का चुनाव आया तो राजपुर विधानसभा में विधानसभा के टिकट के लिए मेरा नाम भी टॉप मोस्ट में कंसिडरेशन में था। अब 2003 के बाद हम 2025 में जो है आने जा रहे हैं, 22 वर्षों का इंतजार है। डाइंग सिटी की ओर जा रहा है, स्लम सिटी की ओर जा रहा है, मरता हुआ शहर हो जा रहा है। दून वैली उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। जब उत्तराखंड अपनी रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहा है, ऐसे समय में बेहद क्रूशियल वक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि उत्तराखंड युवा है और ये दशक भी उत्तराखंड का है। तो क्या हम जो अपनी शहरों की सरकार है उसको लेकर के हम कितने संजीदा हैं, किस तरह के चेहरे सामने आ रहे हैं, उन्हीं में से कुछ चेहरों से हम बातचीत कर रहे हैं। आज मेरे साथ बेहद खास मेहमान हैं जिन्होंने देहरादून नगर निगम के लिए बीजेपी की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की है, पार्टी के भीतर अपनी दावेदारी रखी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रविंद्र जुगरान की। रविंद्र जुगरान का नाम आप जानते हो, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उत्तराखंड के बेहद वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हैं। इस राज्य के निर्माण की जब नींव रखी जा रही थी, जब ईंटें रखी जा रही थी कि हमें उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक अलग पर्वतीय राज्य बनाना है, उसी नींव के पत्थर रखने वालों की अग्रिम पंक्ति में खड़े थे रविंद्र जुगरान। उसके बाद हमने देखा गाहे बगाहे, चाहे स्टूडेंट्स का मसला हो, सोशल इश्यूज हो, पॉलिटिकल मसले, एक वोकल वॉइस हैं वो। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर प्लेटफॉर्म पर विद इन द पार्टी में रहते हुए भी वो उत्तराखंड के हित की बात कहने से न कल चुके थे न आज चुके। लेकिन क्या बीजेपी उनकी दावेदारी को कितनी गंभीरता से ले रही है, वो खुद क्या सोचते हैं, क्यों वो मानते हैं कि उनको इस वक्त जब उत्तराखंड अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है, तब देहरादून शहर को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए उनकी जैसी वोकल वॉइसेस को भी एक स्पेस क्या मिलना चाहिए। हम बात करते हैं रविंद्र जुगरान जी से। रविंद्र जुगरान जी, आपका चर्चा में स्वागत है। क्या वजह है, आप जानते हैं आज के समय में देहरादून, जैसे मैंने कहा कि हम 25 साल के राज्य हो रहे हैं, क्यों आपको लगता है कि देहरादून ये राजधानी शहर है, इस शहर को एक आप जैसी मेयर के तौर पर वोकल वॉइस चाहिए? देखिए, ये शहर जो है डाइंग सिटी की ओर जा रहा है, स्लम सिटी की ओर जा रहा है, मरता हुआ शहर हो जा रहा है। दून वैली का जो अपना एक फ्लेवर है, उसका जो एक आकर्षण है, वो आज से 30 साल पहले भी बरकरार था, यानी 1990 तक। और दून वैली इंडिया की नहीं, विश्व की उन घाटियों में से है जिस दून वैली से लगा मसूरी है, जहां अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ सरकार के 20-20 एम्बेसडर्स क्या कहते हैं, राजदूत यहाँ रहते थे। तो दून वैली का जो इतिहास है, ये गुरु द्रोणाचार्य की नगरी है। द्रोणाचार्य जी की नगरी इसको कहा जाता है। ये गुरु रामराय जी की नगरी है। गुरु रामराय साहब जब आए थे तो उन्होंने यहाँ डेरा डाला, उसके बाद जो है यहाँ दरबार साहब की स्थापना हुई। इसका बड़ा जो इंटेलेक्चुअल स्वभाव है, सौम्यता, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में है। अब तो ये महानगर हो चुका है राज्य बनने के बाद, और सौभाग्य या दुर्भाग्य से ये उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी भी 9 नवंबर 2000 को डिक्लेयर हुई और आज भी ये अस्थायी राजधानी है। तो दिस इज़ अ डाइंग सिटी। ये धीरे धीरे डाइंग सिटी इसलिए कह रहे हैं कि इसमें व्हीकल्स का, गाड़ियों का जो दबाव है, वो जो होना चाहिए उससे 500 गुना अधिक मुझे लगता है। हमको दोपहर में तो पता चला कि स्कूलों के चलते लोगों को बार बार पुलिस को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, स्कूलों के टाइम चेंज करने पड़ते हैं। यानी देहरादून के सामने चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, साफ सफाई के मोर्चे पे, ट्रैफिक के मोर्चे पे, और आबादी के लिहाज से, डेमोग्राफी के लिहाज से भी। जब बीजेपी लगातार ये बात कहती है, मुख्यमंत्री भी कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं, उस नजरिए से भी देहरादून के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन क्या पार्टी आपकी दावेदारी को कंसीडर करेगी? ऐसी वोकल वॉइसेस को स्पेस मिल रहा है क्या मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में? 100%। क्यों आपको लगता है कि बीजेपी को आपके दावेदारी पे कंसीडर करेगी? आपको क्यों आश्वस्ति है, क्यों आपको भरोसा, उम्मीद है? देखिए, 36 वर्ष, 36 इयर्स, राउंड द क्लॉक, 24/7 वर्ष में 365 दिन हम काम कर रहे हैं। उस जज्बे के साथ, उत्साह के साथ, जुनून के साथ, कमिटमेंट के साथ। पद हो संगठन में तो उतना ही जज्बा, सरकार में पद नहीं है तो भी उतना ही जज्बा। आम जनमानस की भावनाएं देहरादून के अंदर ही नहीं, अपने मुंह से कहते हुए
बहुत शोभा नहीं देता, लेकिन उत्तराखंड के अंदर, संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर नारसन से लेकर पिथौरागढ़ तक और उधर उधम सिंह नगर से लेकर उधर उत्तरकाशी तक लोगों का सहानुभूति, आशीर्वाद, स्नेह, यह सब प्राप्त है। और गवर्नमेंट्स कोई भी रही हो, इररिस्पेक्टिव बीजेपी की है या कांग्रेस की है या किसकी है, स्टेट में या सेंटर में है, जनहित को सर्वोपरि रखा है, उत्तराखंड के हितों को सर्वोपरि रखा है, न्याय को सर्वोपरि रखा है, डाउन ट्रॉडन जो सबसे गरीब आदमी है उसको सबसे ऊपर रखा है, नौजवानों और बेरोजगारों और छात्रों को सबसे ऊपर रखा है। वो वॉइसेस हमने जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च मेरे ख्याल से न्यायालय, 2 दर्जन से ज्यादा आपने 25 पिटीशंस 25 मेरी जनहित याचिकाएं, और ईश्वर की कृपा से हाँ। उसका जो आउटपुट है वो 25 जन याचिकाओं में से 90% में आप ये कह सकते हैं कि 90% हमारे फेवर में उनमें निर्णय हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके यहाँ तक। और सुप्रीम कोर्ट में भी 3 मेरी जनहित याचिकाएं ऐसी थी जिसमें चीफ जस्टिस की बेंच में मामले गए और एप्रिशिएशन मिला, भले ही उन्होंने कहा कि एक भारत सरकार को ये काम करना है। तो मुझे लगता है संगठन में भी समय समय पर देखिए परिस्थितियां होती हैं, इक्वेशंस कभी कभी क्या कहते हैं पक्ष में नहीं होती हैं। 2003 में जब पहला विधानसभा का चुनाव आया तो राजपुर विधानसभा में विधानसभा के टिकट के लिए मेरा नाम भी टॉप मोस्ट में कंसिडरेशन में था। अब 2003 के बाद हम 2025 में जो है आने जा रहे हैं, 22 वर्षों का इंतजार है। संगठन में किसी से लड़ाई नहीं, अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति, बहुत ही क्लियर कट और बिल्कुल स्पष्ट बोलने वाले हम लोग हैं। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है और मोदी जी ड्रिवन इस समय पार्टी है, मोदी जी, अमित शाह जी ड्रिवन पार्टी है। तो निश्चित रूप में हमारे कामों का मूल्यांकन पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी का तो कोई दूर दूर तक जो है लेना देना नहीं। जबकि पिछले 2-3 दशक में आप देखेंगे नेता शब्द गाली बन गया है और ये पर्यायवाची बन गया है दलाली का, पर्यायवाची बन गया है घूसखोरी का और पर्यायवाची अपवादों को छोड़कर तो नेता शब्द तो बदनाम हो गया है। अगर रवींद्र जुगरान जैसा व्यक्ति जो बिल्कुल क्लीन है, निष्कपट है, निश्चल है, वोकल है, स्पष्ट है और वो नेता बिरादरी को एक अच्छी इमेज देता है और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के सिंबल पे लड़ता है, तो उसका लाभ खाली देहरादून नगर निकाय तक नहीं होगा, ये वॉइस पूरे स्टेट में जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है इन सब चीज़ों का जो कंसिडरेशन होगा, मूल्यांकन होगा, तो शायद हमें भी कंसिडर किया जाएगा। लेकिन जिस तरह फिर जैसे हमने चर्चा की, लोगों से पूछा, बीजेपी के भीतर भी पूछा, लोगों ने कहा कि भाई दावेदारी सभी लोग कर रहे हैं, बीजेपी मानती है कि हम बहुत मजबूत हैं नगर की सरकार बनाने को लेकर के। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई बीच में आप बीजेपी छोड़ के भी चले गए थे, तो ये और फिर आप ये सब आपके नकारात्मक ये चीज़ें नहीं आप खाते में जुड़ेंगे कि साहब आप तो छोड़ के चले गए? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न उठाया। प्रमुख रूप से ये देखा जाता है कि व्यक्ति का आचरण, कार्यशैली, निष्ठा, ईमानदारी, कैरेक्टर, चरित्र, कमिटमेंट, उसके अंदर की जो क्या कहते हैं क्षमताएं हैं वो कितनी है, ये प्रश्न जायज़ है आपका। भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में उत्तराखंड के अंदर भी और पूरे राष्ट्र में तमाम दलों के जो ऊर्जावान लोग थे उनकी संख्या पार्लियामेंट में भी और स्टेट में भी, असेंबली के अंदर और पार्लियामेंट में कोई छोटी नहीं है। 60% तक आंकड़ा पहुंच रहा है, लेकिन इस दल में आकर वो दल के हिसाब से ही चलने लगे हैं, उसकी विचारधारा, आइडियोलॉजी, उसकी नीतियां, उसके कार्यक्रमों को फॉलो कर रहे हैं। तो जब वो समा गए हैं, यानी कि गंगा जी, यमुना जी जब सागर में गिरती हैं तो उसी में समाहित हो जाती हैं, फिर ये नहीं पता चल रहा कि ये गंगा है या यमुना है या कावेरी है या कृष्णा है या ब्रह्मपुत्रा है। तो मैं तो 1997 में जब कलराज मिश्र जी हमारे यूपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और ये छाया प्रदेश था संगठन की दृष्टि से, माननीय मनोहर कांत ध्यानी जी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे, तब मैंने ज्वाइन किया। 1991 का जो मेरा जनरल सेक्रेटरी का चुनाव था वो बीजेपी के लोगों ने ही मुझे लड़ाया था 91 में। तो मैं तब से लेके अब तक का हूँ। तो हमारे से बाद में आए हुए तो बहुत बड़ी तादाद है।
यह मेरा सबमिशन है। लेकिन जिस तरह से डीएवी की छात्र राजनीति में हाँ। रब्बू भाई के तौर पर आपने जो तहलका मचाया, जो आज भी हाँ। लोग याद करते हैं, हालांकि आजकल के जो बच्चे तो वे भी नहीं जानते उस दौर के रविंद्र जुगरान को, हाँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि राज्य निर्माण को लेकर के जो संघर्ष आप लोगों ने किया, जो संघर्ष का बिगुल फूका था, जी जी। आज एक राज्य भरा पूरा राज्य हाँ। हमारे सामने जब 25 वर्ष ये राज्य बना रहा है, तो आप जैसी वोकल वॉइसेस को हाँ। अगर बीजेपी कंसिडर करती है तो इससे पूरे प्रदेश की जो पूरा जो राज्य आंदोलनकारी वर्ग में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, जो शहीद परिवार उनमें बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। क्या उन लोगों तक भी आप पहुंचे, क्या वहां से भी आप उन लोगों ने भी आपको कहा कि आप भी थोड़ा एफर्ट करिए, आइए दावेदारी करिए, पार्टी दावेदारी करने के बाद कंसिडर करती है? देखिए, वो सब लोग तो निरंतर पिछले 30 वर्षों से पार्ट एंड पार्सल हैं हमारे। हम और वो सब एक ही हैं। ठीक, वो तो एन ब्लॉक में हमारे साथ खड़े क्या होंगे, जो भी संभव होगा सारे उसके लिए काम करेंगे। इसमें कहीं कोई दुविधा या असुविधा वाली बात कहीं नहीं है। और ये खाली आंदोलनकारियों का ही नहीं, मैंने फिर कह रहा हूँ, आज राजनीति का स्वरूप जो है बिगड़ गया है। नेता शब्द जो है वो गाली हो गया है, उसको लोग चोर और डकैत समझने लगे हैं। अपवादों को छोड़कर स्टेट के अंदर भी जो आम नेता की छवि है वो 24 वर्षों में लोग देख रहे हैं कि कोई लकड़ी का ठेकेदार है तो कोई बजरी का ठेकेदार है, कोई किसी का। तो लोगों में यह भावना है, लोग ये चाहते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति में वोकल वॉइसेस के साथ साथ बहुत ही कमिटेड, साफ सुथरे, ईमानदार, चरित्रवान लोग हों। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, हो सकते हैं 0.1%, 0.2% कोई फैक्टर्स हमारे कंसिडरेशन के लायक ना हो या वहाँ हमारी कंसिडरेशन कम हो, लेकिन 99% जब हम टोटलिटी में समग्रता की बात करते हैं, जब मूल्यांकन समग्रता से होता है, तो वहाँ हम शायद प्रथम श्रेणी में आते हों, हम जैसे लोग, मेरे जैसे और भी लोग। आखिरी सवाल है, देहरादून को आपको क्यों लगता है, देहरादून एक नगर निगम के नाते क्या चैलेंजेस इस शहर के सामने आप देखते हैं, और क्यों आपको लगता है कि शहर के लिए बहुत एक तरह टर्न अराउंड करने जैसी लीडरशिप चाहिए जो पूरे शहर की छवि को बदले? क्या देहरादून को खामियों के मोर्चे पे क्या आप पाते हैं सुधार की, या वो योजनाएं क्या आपको लगती है कि ऐसा कुछ बेहतर देहरादून में किया जा सकता है अगर आपको देहरादून की नुमाइंदगी करने का मौका मिले प्रथम नागरिक के नाते? देखिए, देहरादून तो प्रकृति ने इसको दून घाटी को सब कुछ दिया है, सरसब्ज है, प्रकृति पद। हमारे से 200 किलोमीटर दूर, 250 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। आप चंडीगढ़ को देखिए, देहरादून को देखिए। जब हम अगर देहरादून नगर महानगर को सुधारना चाहते हैं, नगर निगम को, तो हमें चंडीगढ़ को टारगेट लेके काम करना है। लक्ष्य होना चाहिए कि चंडीगढ़ के हिसाब से हमको काम करना है। ट्रैफिक जैम, ओवरलोडेड यातायात, ओवरलोडेड मकान, ओवरलोडेड पॉपुलेशन के कारण देहरादून का जो ट्रैफिक है वो आज जाम हो चुका है। दोपहरी का ही टाइम नहीं, जब बच्चों की छुट्टी होती है, सुबह 8 बजे से लेके और रात के 9 बजे तक रुक रुक के कछुआ गति से गाड़ियां यहाँ चल रही है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। उसके अलावा ग्रीन बेल्ट पूरा खत्म हो रहा है। ये ग्रीन बेल्ट के कारण ही तो एक जमाने में तो देहरादून में बर्फ पड़ा करती थी। सन 67 में देहरादून में बर्फ पड़ी और सन 97 तक राजपुर, जो मसूरी से केवल घंटाघर से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ स्नोफॉल होता था। भले ही वहाँ बर्फ टिकती नहीं थी, लेकिन स्नोफॉल होता था। तो हमने देहरादून जो लीची, आम, चाय, चीनी, चूना, चावल, इसका जो क्या कहते हैं उत्पादन करता था, उसके लिए मशहूर था, वो आज जो है केवल कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया। तो वो भी बेतरतीब तरीके से। तो कई चुनौतियां हैं देहरादून के समक्ष, और हम लोग जो भी नगर निगम में बोर्ड आएगा मेयर के साथ साथ, शासन प्रशासन से उसका तालमेल, समन्वय अगर ठीक रहेगा तो हम अगले 5 वर्षों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। कुर्सी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मेयर होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मिनिस्टर होना, चीफ मिनिस्टर होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है जुनून, कमिटमेंट, आपका संकल्प, आपकी जिजीविषा, लगन, और अपने शहर और अपने प्रदेश के लिए प्रेम भावना और आपका उत्साह।
हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिला के रविंद्र जुगरान जी को आपने सुना, उन्होंने अपनी बात रखी, वो देहरादून को लेकर क्या नज़रिया रखते हैं और सियासत को लेकर के उनका क्या मानना है। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी का जो नेतृत्व है, पार्टी नेतृत्व है, वो उनकी दावेदारी को किस तरह से कंसिडर करता है। धनु चड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।